आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो केस रहा है इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप जाना था कि इस केस में ये जो भैंस है पिछले 9 दिनों से बीमार है, जिसमें 2 अलग अलग लोगों ने 3 दिन तक इसका इलाज किया है, लेकिन इस भैंस को कोई आराम नहीं मिला है। इसके बाद मैं आया हूँ, इस एनिमल को एग्जामिन किया हूँ, तो हमारे एग्जामिनेशंस में क्या चीज़ मिला है और उसको हम कैसे चीज़ों से कोरिलेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस केस को जब मैंने इसका टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर हमारा एकदम नॉर्मल रहा। जब भी आपको नॉर्मल टेम्परेचर मिले तो हमेशा समझ जाइए कि उस केस में कोई भी ना तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ना तो उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन है। ये या तो सिंपल गैस्ट्राइटिस का केस हो सकता है, सिंपल इन्फेक्शन का केस हो सकता है, या वर्म लोड हो सकता है, या जो भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है वो हो सकता है। तो ये सारे के सारे अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, क्योंकि टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रहा तो हमारा बैक्टीरिया और वायरस ये दोनों ख़त्म हो गए। इसके बाद फिर हम आकर के आप जैसे गोबर इस समय देख रहे होंगे, इस गोबर में एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस भरा हुआ है। जब मैं पल्पेट करके रेक्टल पल्पेशंस किया तो रेक्टम में गोबर एकदम से नहीं था, थोड़ा सा मेरे पास से निकल के आया, चाहे उससे पहले इसने गोबर किया हुआ था, लेकिन गोबर जो था वो कड़ा था और उसमें म्यूकस था। ये सामान्य तौर पे जब तब देखने को आप पाएंगे जब उसके पोस्टीरियर पार्ट में जो इंटेस्टाइन का बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, अगर उसमें कोई इम्पैक्शन होता है, चाहे पार्शली होता है या फुल्ली होता है, तब इस तरीके का जो केस होता है, इस तरीके की जो स्थिति होती है आपको देखने को मिलेगा। इस केस में एक चीज़ और आप ध्यान से देखे होंगे, जिससे कि मेरा हाथ धंसा हुआ है, इस केस में र्यूमन आपको ऐसे लगेगा जब भी फ्लैंक रीजन में आप जाएंगे वैसे भी ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप अपना हाथ नहीं प्रेस कर रहे हैं तब भी आपको ऐसे लगेगा कि इसका र्यूमन पूरी तरीके से खाली हुआ हो। फ्लैंक बहुत ही ज़्यादा धंसा हुआ रहता है। ऐसा केस आपको उसमें भी मिलता है जब एनिमल बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, लेकिन तब भी अगर उसका र्यूमन में कोई मटेरियल भरा हुआ है तब आपको इस तरीके का देखने का नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी एक साइन शो करता है कि इसके जो ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्शंस जो बन रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में बन रहा है, ना कि र्यूमन में कहीं कोई तरीके की समस्या है। इसके अलावा फिर जब और चीज़ों को मैं एग्जामिन किया, उसकी आँख को देखा तो आँख का जो म्यूकस मेम्ब्रेन था वो स्लाइटली कंजेस्टेड था, लेकिन एक और ख़ास बात थी, उसकी जो आँखें थी वो धंसी हुई थी। धंसी हुई आँखें हमेशा शो करती है एनिमल का कि वो एनिमल डिहाइड्रेट हो रहा है, और डिहाइड्रेशंस कई कारणों से हो सकता है ज़्यादा, जिसमें एक बहुत मेन कारण होता है कि अगर किसी एनिमल्स को फाइब्रस डाइट बहुत ज़्यादा आप नहीं देंगे तब भी डिहाइड्रेट हो जाता है, या एनिमल बहुत कम मात्रा में पानी ले रहा है, आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तब भी डिहाइड्रेशन के कारण हो जाते हैं। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमने पशुपालक से हिस्ट्री लिया, उसके बाद जो आसपास के लोगों से मैंने पूछा, उसके बाद जो मैंने अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाया वो ये बनाया कि इस एनिमल्स को ऐसी कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह ज़्यादातर जो मुझे लग रहा था वो वर्म लोड स्पेशली लग रहा था। इसके बाद इसी को फोकस करके हम लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कि मैंने ट्रीटमेंट में इसको क्या क्या दिया था, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस तरीके का केस जब भी हमको फील्ड कंडीशंस में मिलता है तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इस एनिमल्स को कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक नहीं यूज करना चाहिए। और यहीं पे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि पहला चीज़ गलती वो ये करते हैं कि किसी एनिमल का वो टेम्परेचर लेते ही नहीं है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर नहीं लेंगे तभी आप अपने जो भी मेडिकेशन करना है, आप उस किस डायरेक्शंस में आपको मेडिकेशन करना है वो दिशा आपको नहीं मिल पाती है। सामान्य तौर पर जितने भी लोग जो लोकल प्रैक्टिशनर होते
हैं उनके बैग में क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है, एक एनर्जेसिक और एंटीबायोटिक ड्रग्स होता है और एक मल्टीविटामिन होता है। तो जो भी बीमारी होती है वो ले जा करके सीधे इसको लगा देते हैं। और ऐसी कंडीशंस में जब भी किसी भी एनिमल को कोई भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में अगर जब भी आप एंटीबायोटिक देंगे तो वो एंटीबायोटिक उस एनिमल में जो प्रॉब्लम्स बन रही है उस प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती है। चूँकि जो हम एंटीबायोटिक देते हैं वो इस एनिमल को और ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है, और वो एनिमल जितना ज़्यादा डिहाइड्रेट होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। और एक्चुअली में इस केस में जो गलती लोगों ने किया वो यही किया कि इस एनिमल का टेम्परेचर नहीं लिया, और टेम्परेचर न लेने की वजह से इसमें 3 डोज एंटीबायोटिक और इसमें सेफ्ट्राक्सोन सालोबैक्टम तक चल चुका था, जिस वजह से ये एनिमल चारे पे नहीं आ रही थी। इसके बाद जब मैं जाकर के उसको एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद जो मेरा अपना ट्रीटमेंट था, सबसे पहले मेरा टारगेट ये था कि इस एनिमल्स का कॉन्स्टिपेशंस जो है उसको जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए। इसके लिए हमने एक घोल हम लोग बनाते हैं, और घोल ऐसा होता है कि जिसमें सबसे पहला तो जो हम डिवर्मर यूज करते हैं उसमें ऑक्सीक्लोजन लिबोमिसाल के साथ जो कॉम्बिनेशन के साथ आता है उसका यूज करते हैं। उसमें हम जो लोग लग्जा बल्क आता है जिसमें पैराफिन वगैरह रहता है, इसको लगभग 400 ml लेते हैं, और इसके साथ में हम जो न्यूरोकाइन सिरप आता है उसको हम 500 ml लेते हैं। इन सभी को प्रॉपरली मिक्स करके और इसमें एक पाउच टोनाकाइन गोल्ड का उसको भी मिला देते हैं, जिसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक रहता है, और उसके बाद सीधे इसको र्यूमन में डाल दिया जाता है। डालने के बाद इस तरीके के एनिमल्स में हम लोग फ्लूइड थेरेपी भी करते हैं, और फ्लूइड थेरेपी में हम जो रिकमेंड करते हैं ज़्यादातर D10 यूज करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि डिहाइड्रेशन का लेवल जिस एनिमल में रहता है उसी लेवल से हम उसका ट्रीट करते हैं। जैसे इस केस में हमने 3 लीटर D10 चढ़ाया था और 1 लीटर RL यूज किया था। इसके साथ में जो इंजेक्टेबल हमने मेडिसिन यूज किया था उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यूज किया था, सोडियम एसिड फास्फेट यूज किया था, और स्पासोबैट यूज किया था। इसके अलावा इस एनिमल्स में कोई भी और मेडिसिन नहीं यूज की गई थी। मेरा ये जो पहले दिन का टारगेट ये था कि ये एनिमल एक जो उसका इंटेस्टाइन ब्लॉक हो रहा है वो जल्दी से ओपन हो, और इसका जो फीसस लार्ज इंटेस्टाइन में फंसा हुआ है वो जल्द से जल्द बाहर निकले। इस केस में दूसरे दिन ये एनिमल डायरिया करने लगा, और इत्तेफाक से मैं उस पशुपालक को बताया नहीं था कि ये डायरिया करेगा, और जब वो डायरिया करना शुरू हुआ तो पशुपालक मेरा डर गया, और उसके गांव वाले ने उसको इतना भड़का दिया कि दूसरे ही दिन इस भैंस को वो किसी व्यापारी के हाथों बेच दिया। जब इस केस के बारे में मैं सुना, जो कि जिसके माध्यम से मैं गया हुआ था, जब उनके पास मैंने फ़ोन किया, जब उन्होंने बताया कि इस तरीके का उस पशुपालक ने बेच दिया, तो मैंने उससे कहा भी यार एक बार मुझसे बात तो करना था, तो मैं उसकी स्थिति के बारे में बताते कि आगे क्या क्या होना था। लेकिन इस केस में फिर आगे का स्थिति हमको नहीं जान मिला कि इस केस में क्या हुआ, लेकिन पहले स्टेप में जो मेरा पहला टारगेट था वो मैं पूरा कर चुका था, और दूसरा टारगेट जो मेरा रहता वो यही रहता कि वो सीधे अब चारे पे आ जाए, जो कि पेट जब उसका सही हो गया, जब साफ चलने लगा, इसका मतलब जो इंटेस्टाइन में पार्शियली ब्लॉकेज हो रहा था वो क्लियर हो गया। इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी व्यूअर हैं मैं सबको बताना चाहता हूं कि अगर आपके यहाँ इस तरीके का कोई केस है, बात करके उसका प्रॉपर इलाज करावें, और एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखें, हर बीमारी की इलाज सिर्फ एक दिन में नहीं होता है। जो बीमारी लंबी चलती है, जो ज़्यादा दिन बीमार हुई जिस पशु को हो गया है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक आपको प्रॉपरली इलाज कराना पड़ेगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, और धैर्य रखेंगे तो आपका पशु जरूर सही होगा। इसी सलाह के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।